नमस्कार साथियों, सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू के इस सेशन में जहां हम बात करेंगे हाइड्रोजन के हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के बारे में। हाइड्रोजन एक ईंधन के रूप में आज हम चर्चा करते हैं। आखिर सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि आखिर हाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दुनिया आज के समय में बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे बहुत जगहों पर सूखा पड़ रहा है, खेती बाड़ी का नुकसान हो रहा है, जीव जंतुओं को बहुत ज़्यादा क्षति उठानी पड़ रही है, प्रकृति का भयानक तौर पे नुकसान हो रहा है। इसके पीछे कारण हम ही हैं जिन्होंने हमने ही प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया, जिसकी वजह से हमें इस तरह के चैलेंजेस झेलने पड़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बुरा असर जो होता है कि तापमान में अतिशय वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। लास्ट ईयर गर्मियों की बात करूं तो भारत में ही बहुत सारी जगहों पर तापमान 52 डिग्री सेल्सियस 52 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका था या कहीं कहीं पर उसे भी क्रॉस कर रहा था। लेकिन एक्सपर्ट की बात माने तो 55 डिग्री सेल्सियस तक तो हमारा शरीर इसको सह लेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुआ है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और कुछ जीव जंतु तो शायद इस तापमान को सह भी ना पाएँ और हमेशा के लिए ही विलुप्त हो जाएँ। तो बेहतर ये है कि हम ऊर्जा के नए विकल्पों की तरफ जाएँ, जिससे से कम पॉल्यूशन हो, कम से कम ग्रीन हाउस गैस निकले, कम से कम ग्लोबल वार्मिंग के अ, संकट में वृद्धि हो, जिससे हम मिनिमाइज करें चीज़ों को। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सारी चीज़ों को हम मिनिमाइज करें जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो आज बात करेंगे हम हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में। हाइड्रोजन क्यों एक बेहतर फ्यूल है? क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल के अंदर दो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी हैं। एक है कि इसको जलाने पर प्रति ग्राम हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, जिसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कैलोरीफिक मान इसका बहुत ज़्यादा है। और दूसरी जो वजह है कि इसके जलने से ऊर्जा तो हमें भरपूर मिलेगी, लेकिन पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट हमको नहीं मिलेंगे। यानी जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलेगा तो वाटर वेपर जैसी चीजें बनाएगा, ना कि कोई हानिकारक सब्सटेंस रिमेनिंग छोड़ेगा, अवशेष छोड़ेगा। तो हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं बेसिक जानकारी। यह हमारी आवर्त सारणी का पहला तत्व है और सबसे हल्का तत्व भी है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में यही तत्व पाया जाता है। यूनिवर्स में करीब करीब 75% जो है वह हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन तीन रूपों में पाया जाता है: प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इन इन तीनों में अगर मैं कहूं कि अगर इन तीनों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है तो इन तीनों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटियम पाया जाता है। अवेलेबल हाइड्रोजन का 99.98% जो है वह प्रोटियम है। बाकी 0.02% में यह दोनों है, जबकि यूनिवर्स को बनाने में 75% हाइड्रोजन का आ, हाइड्रोजन का योगदान है। आगे चलते हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में कैसे देखा जाता है तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन को गैस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा जब कंप्रेस करके लिक्विफाइड कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को लिक्विफाइड किया जाता है तो हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पे सबसे प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी में, जहाँ क्रायोजेनिक इंजन के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा करके, बहुत ज़्यादा ठंडा करके इस -253 डिग्री सेल्सियस तक, -253 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके हाइड्रोजन को रखा जाता है। वहीं ऑक्सीजन को भी -153 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके रखा जाता है क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी में। और इनको जलाकर जो ऊर्जा मिलती है उससे रॉकेट को जो है थ्रस्ट मिलता है और हम रॉकेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। वहीं पर वहीं पर देखें दैनिक जीवन में भी हाइड्रोजन का अब ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करने की बातें चल रही हैं और तकनीक विकसित की जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल उतने इफिशियंट नहीं है जितने समझे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए हमको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी या बिजली। बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए हमको चलाने पड़ेंगे अपने थर्मल पावर प्लांट और भी दूसरे पावर प्लांट या दूसरे सोर्स, गैस पावर प्लांट और दूसरे दूसरे भी पावर प्लांट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास सोलर एनर्जी और
विंड एनर्जी के सोर्सेस थोड़े कम है, तो हमारी डिपेंडेंसी कोयले आधारित थर्मल पावर प्लांट पे ज़्यादा है। तो अगर मैं कहूँ कि किसी शहर में हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं, तो वह शहर तो साफ होगा, लेकिन उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए जो बिजली चाहिए, उस बिजली के लिए हम कहीं और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, कोयला जला रहे हैं। तो यह इतना इफिशियंट या इतना उत्तम विकल्प नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हम क्या करें? तो हमको हाइड्रोजन पर आधारित व्हीकल की बात करनी चाहिए। उसी सिलसिले में वैज्ञानिक या विशेषज्ञ शोध कर रहे हैं। संभव है कि 2-4 साल में हम हाइड्रोजन बेस कार को सड़कों पर देखें, और बहुत जल्दी हो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? तो हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास तरीका है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जैसे पानी को थोड़ा सा एल्कलाई कर दें या क्षारीय कर दें, या फिर उसे एसिडिक या अम्लीय कर दें, और उसके अंदर कैथोड एनोड जोड़कर उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएं, तो पानी जो है अपने घटकों में टूट जाएगा, और हमको मिलेगा हाइड्रोजन आयन और OH आयन मिलेगा। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी विद्युत के जरिए किसी सॉल्यूशन को उसके उसके आयनों में तोड़ देने की जो प्रक्रिया होती है, वही कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को किस तरह की बिजली इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया करने के लिए किस तरह की बिजली मिली है, यही डिटरमाइन करती है कि हाइड्रोजन का कलर क्या होगा। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो हमें हाइड्रोजन मिल रही है, उसके कलर का निर्धारण या कलर जो उसे दिया जाएगा, वह कलर कैसे दिया जाएगा? वह इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो बिजली इस्तेमाल की गई है, वो किस प्रोसेस के जरिए आई है, किस तरह के पावर प्लांट से हमको मिली है। अगर वह इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हमको जो है नवीनीकरण क्या रिन्यूएबल या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा स्रोत यानी विंड मिल से या सोलर एनर्जी से मिला है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल अगर हम करके इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन बनाएंगे, तो वह हाइड्रोजन क्या कहलाएगी? ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगी। क्योंकि विंड मिल के चलने से या सोलर पैनल के द्वारा बिजली बनाने से कोई पॉल्यूशन नहीं उत्पन्न हुआ है इस प्रोसेस में। तो उस प्रक्रिया के जरिए जब हम लेंगे बिजली और उसके जरिए इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन लेंगे, तो उसे हम बोल देते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन के बनाने की प्रक्रिया में कोई कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि प्रोड्यूस नहीं होती है, इसी वजह से इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे पवन ऊर्जा सस्ती होती जाएगी, वैसे वैसे ग्रीन हाइड्रोजन भी सस्ता होता जाएगा। अभी पवन ऊर्जा के जो विंड मिल लगाना बड़ा एक्सपेंसिव और बहुत ही खर्चीला प्रोसेस है, और साथ ही साथ उसको ऐसी जगह भी लगाया जाता है जहाँ पे उसे चलने के लिए पर्याप्त मात्रा में हवा का फ्लो भी मिले। जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार के मैदानी क्षेत्रों में पवन चक्की एक विकल्प नहीं हो सकता। वहीं आप साउथ इंडिया में जहाँ पे मतलब पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं समंदर के किनारे, वहाँ पे अच्छा हवा का प्रवाह मिलता है, तो वहाँ यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन से आगे बढ़कर बात कर लेते हैं कि ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है। तो ब्लू हाइड्रोजन जो होती है प्राकृतिक गैस। जब प्राकृतिक गैस की अगर आप बात करते हैं, तो प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में मेथेन पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ब्लू हाइड्रोजन को बनाने के लिए मेथेन या प्राकृतिक गैस, तो वह ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्राकृतिक गैस यानी मेथेन को स्टीम के साथ रिफॉर्मिंग प्रक्रिया के जरिए, यानी स्टीम जो भाप बन रही है उसके अंदर प्राकृतिक गैस या मेथेन को गुजार कर हम हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन हमको मिलती है, वह प्रदूषण से मुक्त नहीं होती है। इस प्रक्रिया में जो भी हाइड्रोजन हमको मिलती है, अपने साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे एक जो है बाई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जब हम प्राकृतिक गैस से स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस के जरिए जब हम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड और पॉल्यूटेंट मिलते हैं, उनको कैप्चर करके उन्हें स्टोर कर लिया जाता है। यानी कैप्चर एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को हम इन्वायरमेंट में नहीं जाने देते, एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देते। तो ब्लू हाइड्रोजन एक बेहतर विकल्प है। इसमें पॉल्यूशन नहीं फैल रहा है, लेकिन पॉल्यूशन हो रहा है। इस पॉइंट पे हमको गौर करना चाहिए कि ब्लू हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन फैल नहीं रहा है, क्योंकि हमने उस कार्बन को कैप्चर करके स्टोर कर लिया है। तो यह हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन कहलाएगा
आएगी जिसमें मेथेन गैस से स्टीम फार्मिंग रिफॉर्मिंग प्रोसेस के जरिए जब हम हाइड्रोजन बनाते हैं तो जो हाइड्रोजन निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट निकलते हैं, लेकिन उसे हम कैप्चर करके स्टोर कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से यह पोल्यूटेंट या कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में नहीं जाती है और ऐसी हाइड्रोजन को हम ब्लू हाइड्रोजन बोलेंगे। वहीं पर आगे चलकर देखेंगे, आगे चलकर देखते हैं। ब्लू हाइड्रोजन आपको समझ में आ चुका होगा मुझे आशा है। आगे ग्रे हाइड्रोजन है। ग्रे हाइड्रोजन को भी प्राप्त करने का सेम ही प्रोसेस है, मेथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस या नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग प्रोसेस, स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस इसे बोला जाता है। इसमें भी वही प्रक्रिया की जाती है। स्टीम के भयानक स्टीम बहुत ज़्यादा होती है, स्टीम के अंदर से मेथेन को गुजारा जाता है जिससे हमको हाइड्रोजन मिलती है और इस प्रक्रिया में हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ले लेते हैं, लेकिन जो पॉल्यूटेंट चीज़ें निकलते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलती है उसे हम कैप्चर नहीं करते हैं, उसे हम छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस एक ही है, स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग सिस्टम या नेचुरल गैस स्टीम रिफॉर्मिंग सिस्टम है। लेकिन ब्लू हाइड्रोजन के दौरान हम जो भी पोल्यूटेंट मिलते हैं उन्हें हम कैप्चर करके हम स्टोर कर लेते हैं। CCS कार्बन कैप्चर एंड स्टोर प्रोसेस किया जाता है, लेकिन इसमें ग्रे हाइड्रोजन में यह प्रोसेस नहीं होता, इसलिए इसका पर्यावरण पे नुकसान होता है, पोल्यूशन होता भी है और पोल्यूशन फैलता भी है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ग्रे हाइड्रोजन के बाद जो हाइड्रोजन है ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन, यह प्रक्रिया की जाती है ब्राउन या ब्लैक कोल के साथ, लिग्नाइट कोल के साथ यह प्रक्रिया की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें गैसिफिकेशन का प्रोसेस किया जाता है। गैसिफिकेशन का मतलब यह होता है कि बहुत ही ऊंचे दाब पर और बहुत ही ऊंचे ताप पर कोयले को जलाया जाता है जिससे हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है और इसमें भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसे ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पिंक हाइड्रोजन क्या होता है। पिंक हाइड्रोजन के लिए बड़ा यूनिक है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है और विभिन्न प्रकार के, अगर ग्रीन हाइड्रोजन के बाद कुछ पूछा जा सकता है तो पिंक हाइड्रोजन सबसे प्रमुख हो सकता है। पिंक हाइड्रोजन क्या होता है, पिंक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस की ही प्रक्रिया से प्राप्त किया जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करने के लिए हम जो बिजली यूज करेंगे वह न्यूक्लियर पावर प्लांट से आई हुई बिजली होगी, यानी कहीं पर न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, न्यूक्लियर ईंधन जलेगा, उससे जो होता है स्टीम बनाई जाएगी, उससे जो स्टीम के जरिए जो बिजली घर या जनरेटर चलेगा उससे जो बिजली मिलेगी उस बिजली को लाकर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया करेंगे और सॉल्यूशन में से, पानी में से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेंगे और हाइड्रोजन आयन जो हमारे काम का उसे ले लेंगे, OH आयन जो है रह जाएगा। तो ये जो है क्या है, पिंक हाइड्रोजन क्या होती है, पिंक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से प्राप्त की जाती है और इस प्रक्रिया को करने के लिए यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए जो विद्युत ऊर्जा चाहिए वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है। इसे पर्पल हाइड्रोजन या रेड हाइड्रोजन भी कहा जाता है। तो इसमें जो है पोल्यूशन नगण्य हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं न्यूक्लियर कचरा भी पैदा होगा, जो कि बहुत कम मात्रा में होगा लेकिन होगा। इसके बाद हम चलते हैं येलो येलो हाइड्रोजन के ऊपर। येलो हाइड्रोजन यानी पीला हाइड्रोजन। पीला हाइड्रोजन पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर बेस होगा। सोलर एनर्जी बोले तो सौर ऊर्जा पर आधारित होगा, यानी कि सौर ऊर्जा के जरिए हम इलेक्ट्रिक लाइट बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और उस इलेक्ट्रिसिटी से हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करेंगे और हमको जो हाइड्रोजन मिलेगी उसे हम येलो हाइड्रोजन कहेंगे। तो ओवरऑल हाइड्रोजन के कितने रंग होते हैं और कैसे प्रोड्यूस की जाती है इसकी जानकारी हम ले चुके हैं। एक बेहतर ऊर्जा के विकल्प के तौर पे हाइड्रोजन क्यों इस्तेमाल किया जाता हम यह भी जान चुके हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, टारगेट फॉर IQ से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।